हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 27 जनवरी 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और किसी भी तरीके की हेल्प या मदद आपको अगर मिलती है या कुछ भी आप लोग नया सीखते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। यहाँ पर एक क्यूआर कोड और एक यूपीआई आईडी दी गई है। इनका इस्तेमाल करके आप लोग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करेंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे, क्योंकि इससे होगा ये कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प होगी हमारी और आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में इसी तरीके से ये सेशंस चल पाएंगे। आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये रहेगा और हम लोग करंट अफेयर्स को थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, बट उसके लिए हमें आपके साथ आपके सहयोग और कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। और हमारी जो रिपब्लिक डे की सेल है उसका आज अंतिम दिन है। आज रात 12 बजे तक ये सेल अभी वैलिड रहेगी। तो आप में से जो भी लोग हमारे किसी भी कोर्स में या किसी भी पीडीएफ नोट्स को अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो उस पर आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आपको हमारी जो वेबसाइट है दैट इज़ okul.co पर जाना होगा, या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी जा सकते हैं और वहाँ पर किसी भी कोर्स या नोट्स को आप परचेज़ करना चाहते हैं उसको कार्ट में ऐड करें और रिपब्लिक 40, ठीक है, रिपब्लिक 40 कोड का यूज़ कर लें। तो इससे आपको 40% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और ये जो ऑफ़र है या ये जो सेल है इसका बेनिफिट आपको, जो हमारा सी सेट कोर्स है जो अभी जनवरी में स्टार्ट हुआ है नया कोर्स, और जो इस साल की टेस्ट सीरीज़ है प्रीलिम्स की, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। और अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेरी होती है तो आप यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये हमारा आज का न्यूज़पेपर है। इसमें एज सच यहाँ पर फ्रंट पेज पे कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। कल रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाया गया है, 76वां गणतंत्र दिवस, और उसमें इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है दैट इज़ प्रबोवो सुबियांतो, ये इस बार के मुख्य अतिथि थे। ये मैंने आपको परसों भी बता दिया था। बाकी यहाँ पर एज सच और कुछ खास न्यूज़ नहीं है। इसके बाद मैं आपको सीधे आगे ले चलूँ तो एक पेज है दैट इज़ ऑन पेज नंबर 6। यहाँ पर एक जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो विप सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है, तो वो विप सिस्टम क्या है पूरा उसको डिटेल में लेकर यहाँ पर बात की गई है और कैसे ये जो है वो इसका ओरिजिन हुआ और क्यों ये अभी कंटेक्स्ट में आया है। तो इसको लेकर जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने इसको लेकर कुछ रिमार्क्स दिए हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक आर्टिकल ये रहेगा जो हमें डिस्कस करना है। इसके बाद यहाँ पर आइडियाज़ और एडिटोरियल पेज पर कोई खास न्यूज़ नहीं है। इसके बाद सीधे मैं आपको एक्सप्लेन पेज पर लेके चलूँ तो यहाँ पर 4 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला आर्टिकल रहेगा अबाउट दी पैराक्विट। पैराक्विट एक वो होता है हर्बिसाइड, ठीक है, इसको लेकर बात करेंगे क्यों ये अभी कंटेक्स्ट में है। एक आर्टिकल ये है कि वाई ट्रंप वांट्स ग्रीनलैंड, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड को भी कब्जा कर लेगा, ग्रीनलैंड को भी अपना बना लेगा। तो क्या है ये, इसमें ये इसकी बात करेंगे। इसके बाद आगे बात करें तो वाई जम्मू कश्मीर इज़ इशूइंग आधार टू ईच चिनार ट्री। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है कि जो हर वहाँ का चिनार ट्री है, चिनार का पेड़ है, उसको आधार नंबर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या इसके मायने हैं, ये समझेंगे। और एक आर्टिकल रहेगा ये कि व्हाट इज़ यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप। मैंने आपसे परसों भी ये कहा था कि ये बर्थ राइट सिटीजनशिप का इशू इम्पॉर्टेंट है और क्या होता है ये और कैसे ये इवॉल्व हुआ है, और बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर इंडिया में क्या लॉ है, क्या कानून है। वो मैंने आपको ये परसों ही बोला था, आई होप आपको याद होगा, है ना, कि अमेरिका का जो ये सिटीजनशिप का इशू है इसको इंडिया के साथ कंपेयर करते हुए सवाल पूछा जा सकता है। तो उन्होंने यहाँ पर एक आर्टिकल दे दिया है, तो थोड़ा सा हमारी मेहनत कम हो गई है, तो हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे आज के जो है 5 आर्टिकल्स रहेंगे। तो एक एक करके इन आर्टिकल्स को हम लोग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो सबसे पहला ये है दैट इज़, थोड़ा सा लंबे आर्टिकल्स आज के ज़रूर हैं तो सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें।
सबसे पहला आर्टिकल है हंटिंग फील्ड्स ऑफ इंग्लैंड टू पार्लियामेंट, ओरिजिन्स ऑफ विप सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले इसका कंटेक्स्ट अगर हम समझें फिर आगे बात करते हैं। आई होप इतने में ये विजिबल है क्लियरली। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, दैट इज़ जगदीप धनखड़, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि दैट पार्टी विप्स कर्टेल एन एमपीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बाय एनफोर्सिंग अ पार्टी लाइन। ठीक है, कि जो पार्टी का विप होता है वो क्या करता है, एमपीज़ की, जो सांसद होते हैं, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करता है, मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी तरीके के कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है ना, बाय एनफोर्सिंग अ पार्टी लाइन। अब ये पार्टी लाइन का क्या मतलब है, आगे आपको समझ में आएगा। तो इसकी वजह से एक डिबेट जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तो इनका ये कहना है कि वाई शुड देयर बी अ विप, कि विप क्यों होना चाहिए, वाई देयर शुड बी अ विप, विप की ज़रूरत क्या है। विप मीन्स यू आर कर्टेलिंग एक्सप्रेशन, कर्टेलिंग फ्रीडम एंड सब्जेक्टिंग योर रिप्रेजेंटेटिव टू सर्वेलिटी। ठीक है, विप का मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति की या किसी सांसद की स्पेसिफिकली जो एक्सप्रेशन है ना, उसको आप कर्टेल कर रहे हैं, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, उसकी जो फ्रीडम है उसको कर्टेल कर रहे हैं। और आप अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जो सांसद है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव, उनको आप सब्जेक्ट टू सर्विलिटी, सर्विलिटी का मतलब होता है कि किसी को सर्व करना, किसी की सेवा करना। ठीक है, आप सांसदों को इसके लिए मजबूर कर रहे हैं। यू डू नॉट अलाउ सच अ पर्सन टू यूज़ हिज और आर माइंड, और ऐसे व्यक्ति को आप ये अलाउ नहीं करते कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ जी ने ये चीज़ें जो है एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को अपने रेसिडेंस में, यानी कि अपने घर में 23 जनवरी के दिन बताई है। अब देखो, एक पॉपुलर परसेप्शन ये है कि पार्टी विप जो है वो एक सैंक्रोसेंट पोस्ट होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बीइंग प्रेजेंट इन पार्लियामेंट व्हेन अ मैटर इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टी इज़ अप फॉर वोटिंग एंड कास्टिंग देयर वोट एज पर द पार्टीज विशेज़। ठीक है, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, स्पेशली तब जब किसी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर वोट करना हो संसद में। ठीक है, तो उस समय संसद में प्रेजेंट होने के लिए हर सांसद को बोला जाता है। तो उसमें कहा जाता है कि विप जारी कर दिया गया है ना। आपने कभी कभी सुना भी होगा न्यूज़ में कि कोई अगर काफ़ी स्पेसिफिक या काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर वोटिंग किसी दिन होनी है तो उसको लेकर सांसदों को एक डायरेक्शंस जारी किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आप सभी लोगों को जो है वो संसद में मौजूद होना है, प्रेजेंट होना है, और जिस तरीके से पार्टी चाहती है उस हिसाब से आपको वोट देना है। ठीक है, वही लिखा है, कास्टिंग देयर वोट एज पर दी पार्टीज विशेष, पार्टी की इच्छा के अनुसार ही आपको वोट देना है। ठीक है, उसको कहा जाता है कि विप जारी कर दिया गया है ना। तो देयर आर कंसिक्वेंसेस इंक्लूडिंग एक्सपल्शन फॉर डेफियांस ऑफ अ विप, और अगर आप विप को फॉलो नहीं करते हैं तो उसके फिर परिणाम होते हैं, पार्टी से आपको निकाला भी जा सकता है, एक्सपेल भी किया जा सकता है। ठीक है, अब वेयर डज द टर्म विप कम फ्रॉम। अब ये जो शब्द है विप, ये आया कहाँ से। ठीक है, ये टर्म ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम दी हंटिंग फील्ड्स ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो हंटिंग फील्ड्स हैं वहाँ से ये शब्द निकल के आया है, जहाँ पर एक विपर इन वॉज अ मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी हुज जॉब वॉज टू ब्रिंग स्ट्रेइंग हाउंड्स बैक इन टू द पैक। देखो, ये इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो एक जानवरों का कोई झुंड है। ठीक है, जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं आपको अगर समझाऊं तो आपने कभी वो देखें जो ये होते हैं हर्डर्स, हर्डर्स देखें, चरवाहे जिनको बोलते हैं, वो कई सारे जो कैटल्स वगैरह हैं या जो भेड़ बकरियां वगैरह हैं उनको एक साथ लेके जाते हैं एक झुंड में चराने के लिए। अब उन झुंड में क्या होता है कि कोई मान लीजिए कोई एक आध बकरी इधर उधर हो गई, कोई एक आध भेड़िया इधर उधर हो गया, है ना, थोड़ा सा कहीं पर वो घास खाने रुक गया या कुछ इस तरीके का हो गया, तो उसको जो वो हर्डर होता है वो डंडा मार के या किसी तरीके की कोई छड़ी से या किसी तरीके के कोई स्ट्रैप वगैरह उसने बनाया होगा, उससे मार के वो वापस उनको उस झुंड में, उस पैक में लेके आता है। समझ गए बात। तो वही जो वो उनको मार के वो वापस लेके आ रहा है, दैट इज़ नोन एज विप। ठीक है, विप का लिटरल मीनिंग अगर आप सर्च करेंगे तो लिटरल मीनिंग होता है, जैसे आपने ये देखी है हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी देखी है कभी। तो घोड़े गाड़ी में आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है कि आगे जो घोड़ा चल रहा होता है उसके पीछे जो उसको ड्राइव कर रहा होता है, घोड़ा गाड़ी को चला रहा होता है, उसके हाथ में एक तो घोड़े की लगाम होती है, ठीक है, जिसको वो खींचता है,
और साथ ही साथ आपने बीच बीच में देखा होगा कि उसके पास एक डंडा सा होता है और उसके आगे एक रस्सी सी होती है, वो बार बार उसको मारता है घोड़े को, और जैसे ही वो उसको मारता है तो उससे घोड़ा जो है वो और तेज़ी से चलने लगता है। ठीक है, तो वही जिसको आप, उसको हिंदी में आप हंटर कह सकते हैं, कोड़ा कह सकते हैं, चाबुक कह सकते हैं। ठीक है, जिसका इस्तेमाल अब तो खैर नहीं होता है, लेकिन पहले से जो है वो उनके ऊपर भी होता था, जो स्लेव्स वगैरह है ना उनके ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता था उनका, है ना, कोड़ा, हंटर, चाबुक जिसको आप कह सकते हैं, दैट इज नोन एज विप। विप का लिटरल मीनिंग वो होता है। ठीक है, विप का मतलब क्या है कि आप किसी को, अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में विप का यूज़ किया गया है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो किसी भी पार्टी का जो मेंबर है, जो सदस्य है, उसको पार्टी के अनुसार चलना है। ठीक है, क्योंकि विप का मतलब वही है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो हॉर्स कार्ट है, जो घोड़ा गाड़ी है, उसको चलाने वाला क्या चाहता है कि घोड़ा उसके हिसाब से चले। ठीक है, जो हर्डर है, जो चरवाहा है, वो क्या चाहता है कि उसके जो जानवर हैं वो उसके हिसाब से पूरे के पूरे एक झुंड में चलें, इधर उधर ना हो। ठीक है, तो वही चीज़ यह जो है वो यहाँ पर भी उसी तरीके से उस वर्ड का कंटेक्स्ट वही है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि हुज जॉब वॉज टू ब्रिंग स्ट्रेइंग हाउंड्स। स्ट्रेइंग हाउंड्स मतलब जो इधर उधर चले गए हैं उनको वापस पैक में लाने के लिए उसका इस्तेमाल, पैक का मतलब होता है वो जो एक तरीके से आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, इसका यूज़ जो है वो पॉलिटिक्स में शुरू होता है। इस शब्द का कब से शुरू होता है, देखो, एंग्लो आयरिश पॉलिटिशियन एंड फिलोसफर एडमंड बुर्के, इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो पॉलिटिक्स में करना शुरू किया। एक कॉर्टने एल्बर्ट्स की बुक है, दैट इज़ पार्लियामेंट, इट्स हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रैक्टिस, उसमें बुर्के ने अपने स्पीच एक दिया था इन द हाउस ऑफ कॉमन्स में। वहाँ पर ये कहा था, मतलब वहाँ पर ये कहा जाता है कि उन्होंने किंग्स के मिनिस्टर्स के बारे में ये कहा कि हैड मेड द किंग्स मिनिस्टर्स हैड मेड ग्रेट एफर्ट्स टू गेट देयर फॉलोअर्स टुगेदर। ठीक है, किंग्स यानी कि राजा के जो मंत्री हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया है अपने फॉलोअर्स को एक साथ रखने के लिए, है ना, एंड हैड सेंट फॉर देयर फ्रेंड्स टू द नॉर्थ एंड टू द पेरिस विपिंग देम इन, है ना, और उनके लिए मतलब अपने जो भी उनके फ्रेंड्स इधर उधर चले गए नॉर्थ की तरफ या पेरिस की तरफ, उनको वहाँ से वापस ला के इकट्ठा किया है, उनको एक साथ रखा है। ठीक है, दैट इज़ विपिंग देम इन। विपिंग देम इन का मतलब वही होगा ना, जैसे स्ट्रे एनिमल्स इधर उधर हो जाते हैं झुंड में से तो उनको मार के वापस लाया जाता है, तो उसी तरीके की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब ये विप सिस्टम जो है, इसका भारत में इतिहास क्या है अगर हम उसकी बात करें, तो जो फॉर्मर यानी कि पूर्व में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं पीडीटी आचार्य, इनके अनुसार भारत में जो विप सिस्टम है वो उतना ही पुराना है जितना हमारा संसदीय इतिहास है, यानी कि जितना हमारा पार्लियामेंट की हिस्ट्री है। ये सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट है फॉर पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग एज पार्टीज सी वोटिंग ऑन सम मैटर्स एज क्रूशियल टू हाउ देयर पॉलिटिक्स इज परसीव्ड। ठीक है, अब ये सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टीज जो है वो कुछ मैटर्स के ऊपर, मतलब कुछ मुद्दों के ऊपर जो वोट किया जाता है उसको पार्टीज इस तरीके से देखती है कि कैसे उसकी पॉलिटिक्स को देखा जा रहा है। ठीक है, कि पार्टी मतलब किसी भी तरीके से पार्टी का कोई भी सांसद अगर किसी भी मुद्दे के ऊपर वोट कर रहा है तो वो एक तरीके से ये हो गया कि इस पार्टी के सांसद ने वोट किया है ना, तो उसमें ये देखा जाता है, मतलब उससे ये इस बात के लिए क्रूशल है कि जो पार्टी की पॉलिटिक्स है ना, वो किस, मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ एक मतलब क्या कहते हैं उसको लेमैन की तरह समझने के लिए, जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर ये वाला बिल आया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम वाला, ठीक है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की गई थी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, याद है आपको। तो उसमें क्या है कि अगर कोई पार्टी उसके या कोई पार्टी का सांसद उस बिल के फेवर में वोट करता है तो क्या माना जाएगा, तो क्या कहा जाएगा कि इस पार्टी की जो स्थिति है या इस पार्टी की जो आप कह सकते हैं विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो प्रो विमेन है। ठीक है, कि वो पार्टी चाहती है या उस पार्टी की ऐसी विचारधारा है कि वो चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए ताकि महिलाओं के जो पार्टिसिपेशन है, महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ सके। समझ रहे हैं बात। तो बेसिकली कोई भी सांसद, किसी भी पार्टी का जो सांसद है, अगर कोई इंडिपेंडेंट है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, कोई निर्दलीय सांसद है वो उसकी बात नहीं हो रही है, बट किसी पार्टी का अगर कोई सांसद जिस तरीके से वोट देता है तो उस तरीके से ये दिखता है कि उस पार्टी की पॉलिटिक्स कैसी है या उस पार्टी की जो
जो आप कह सकते हैं एक पॉलिटिकल चेहरा है, उस पार्टी का जो राजनीतिक चेहरा है, जो पॉलिटिकल फेस है, वो किस तरीके से उसके सांसद वोट करते हैं उससे दिखता है। समझ रहे हैं बात? तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। इसीलिए एमपी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग ऑन मैटर्स क्रिटिकल फॉर टू द पार्टी। ठीक है, क्योंकि हर तरीके का बिल जो है वो पार्टी के लिए क्रिटिकल नहीं होता, लेकिन कोई अगर ऐसा बिल है या ऐसा इशू है, ऐसा मैटर है जो कि पार्टी के लिए क्रिटिकल है, तो ऐसे समय पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सांसद हैं वो क्या हों, उस पार्टी के सांसद जो हैं वो वोटिंग के समय मौजूद हों और ऑर्गेनाइजेशन लाइन फॉलो करें। ऑर्गेनाइजेशन की लाइन फॉलो करने का मतलब है कि जिस तरीके से पार्टी चाहती है। अब हो सकता है कि कोई एमपी किसी भी मुद्दे के ऊपर अपने पार्टी से थोड़ा सा मतलब उसके अलग विचार हों, है ना, किसी इशू को लेकर, लेकिन अगर उसको व्हिप जारी किया जाता है तो इन दैट केस ही हैज़ टू फॉलो दी पार्टी लाइन और दी ऑर्गेनाइजेशन लाइन, कि भले ही उसकी खुद की इच्छा उस तरीके से वोट देने की ना हो, ठीक है, फेवर में या अगेंस्ट में वटेवर, लेकिन जैसा पार्टी चाहती है उसको वैसा ही वोट देना होगा। क्लियर हो गई बात? एब्सेंस और वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी लाइन कैन बी ह्यूज एम्बेरसमेंट टू द पार्टी। और अगर मान लीजिए व्हिप जारी होने के बाद कोई सांसद या तो वोटिंग में आता ही नहीं है, या फिर जैसा पार्टी चाहती है उसके अलग, उससे अलग अगर वो वोट करता है, तो वो पार्टी के लिए एम्बेरसमेंट की सिचुएशन बन जाती है। रूलिंग पार्टीज या फिर जो पार्टीज ऑफ द रूलिंग कोलिजन है, यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ता में है, जिसकी अभी गवर्नमेंट है, या फिर अगर कोई रूलिंग कोलिजन है, कोई गठबंधन की अगर सरकार है, तो उसकी पार्टीज के लिए फुल अटेंडेंस एंड कंप्लायंस ड्यूरिंग डिवीजन। डिवीजन का मतलब वही होता है कि जहाँ पर वोट किया जाता है ना, जहाँ पर हर एमपी के वोट को जो है वो काउंट किया जाता है। तो ऑन अ क्रूशियल मैटर इज ऑल्सो अ मार्कर ऑफ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी और अलायंस। ठीक है, तो उसमें मतलब किसी भी रूलिंग पार्टी या जो पार्टीज ऑफ द रूलिंग कोलिजन है उनके लिए फुल अटेंडेंस एंड कंप्लायंस ड्यूरिंग द डिवीजन। ठीक है, डिवीजन मतलब सिंपल आप मानिए वोटिंग, वोटिंग के दौरान अटेंड होना, मतलब फुल अटेंडेंस होना पार्टी के सांसदों की, और एज पर दी पार्टी लाइन उसको कंप्लाई करना। ये बेसिकली क्या है, ये भी दर्शाती है कि जो पार्टी है या जो कोलिजन है उसकी रियल स्ट्रेंथ कितनी है, एंड इज सीन एज अ सिंबॉलिक ऑफ वेयर दे आर इंडीड इन अ मेजोरिटी। ठीक है, और ये इस बात का भी एक संकेतक है, सिंबॉलिक है कि वो वाकई में मेजोरिटी में कहाँ पर है, मतलब उनका जो पार्टी है या जो अलायंस है उसकी स्थिति कैसी है। क्योंकि स्थिति, मेजोरिटी का मतलब वही है ना कि ज़्यादातर जो सांसद हैं वो आपको, या पार्टी की जो विचारधारा है या जो अलायंस की विचारधारा है, गठबंधन की विचारधारा है, उसके साथ चल रही है। अब कहने को सब साथ है, लेकिन अगर सांसद इधर उधर वोट दे रहे हैं तो फिर ऐसे में ये आप कह सकते हैं कि जो अलायंस है या जो रूलिंग पार्टी है उसमें उतनी ज़्यादा क्या है, यूनिटी या एकजुटता नहीं है। ठीक है ना। फेलियर टू डेमोन्स्ट्रेट मेजोरिटी इन द लोअर हाउस इन सच अ कंटेक्स्ट कैन ऑल्सो लीड टू अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, अगर लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में अगर इस तरीके की मेजोरिटी नहीं दर्शाई जाती है, तो ऐसे में फिर जो रूलिंग पार्टी है या जो रूलिंग कोलिजन है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जा सकता है। क्योंकि अगर विपक्ष को ये दिखा कि जो रूलिंग पार्टी है ना, कहने को तो रूलिंग पार्टी है, उसके पास नंबर ऑफ जो ये है नंबर ऑफ एमपीज़ हैं वो तो मौजूद हैं मेजोरिटी से ज़्यादा, लेकिन उसमें अगर ये स्थिति दिख रही है कि कुछ सांसद इधर को पार्टी के हिसाब से वोट नहीं दे रहे हैं, अपनी इच्छा से वोट कर रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर, तो फिर विपक्ष को ये लग सकता है कि इस पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं है, कुछ मतभेद हैं कुछ सांसदों के बीच में, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है या जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं उनके बीच में। तो उससे क्या हो सकता है, विपक्ष जो है वो उसको ये लग सकता है कि इस कोलिशन की या इस पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। ठीक है, अगर इस तरीके की मेजोरिटी संसद में डेमोन्स्ट्रेट नहीं होती है, रियल स्ट्रेंथ अगर संसद में खासकर लोकसभा में अगर डेमोन्स्ट्रेट नहीं होती है,
तो फिर उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जा सकता है इन चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, अब गिवन दैट पार्टीज रिक्वायर देयर एमपीज टू बी प्रेजेंट एंड वोट एज पर द पार्टी लाइन ड्यूरिंग डिवीजन ऑन एन important मैटर, द पार्टी चीफ whip in the house is required to inform all members about what the party leadership thinks of an important matter। ठीक है, क्योंकि अब मैंने आपको वही बताया कि डिवीजन के दौरान पार्टीज़ को ये चाहिए कि उनके जितने भी एमपीज़ हैं वो वहाँ पर मौजूद रहें और वोट करें पार्टी के अनुसार, पार्टी लाइन के अनुसार। तो इसीलिए जो सदन में पार्टी का चीफ व्हिप होता है, एक ऑफिसर होता है पार्टी का, मतलब आप कह सकते हैं कि जो सांसद है उन्हीं में से एक चीफ व्हिप होता है, उसको ये ज़रूरी है कि वो अपने सांसदों को ये पहले ही बता दे, ठीक है, कि जो टॉप लीडरशिप है या जो पार्टी का नेतृत्व है, जो पार्टी के शीर्ष लीडर्स हैं, वो इस इम्पॉर्टेंट मैटर के बारे में क्या चाहते हैं। ठीक है, और वो क्या चाहते हैं कि वो किस तरीके से आप वोट करें, वो पहले उनको बताना होता है। द व्हिप ऑल्सो हैज़ टू इंश्योर दैट देयर अटेंडेंस व्हेन द वोट टेक्स प्लेस। और व्हिप को ही ये भी सुनिश्चित या इंश्योर करना होता है कि वो सभी सांसद जो हैं जिस समय वोटिंग हो रही है उस समय मौजूद रहें। तो व्हिप बेसिकली होता क्या है, पार्टी का जो लीडरशिप है, यानी कि किसी भी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके और एमपीज के बीच का एक ब्रिज होता है ना। एंड ऑल्सो हैज़ अ सेंस ऑफ विच मेंबर्स वोट टू स्पीक ऑन डिफरेंट इशूज इन पार्लियामेंट। और उसको इस बात का भी सेंस या समझ होती है कि किस मुद्दे के ऊपर पार्टी के किस सांसद को जो है वो बोलना है ना। अब अलग अलग तरीके के व्हिप्स होते हैं, ठीक है, 3 तरीके के व्हिप्स होते हैं। सबसे पहला है वन लाइन व्हिप। वन लाइन व्हिप में ये होता है कि मेंबर्स को जस्ट ये बताया जाता है वोट के बारे में, ठीक है, कि इस मुद्दे के ऊपर वोटिंग हो रही है, लेकिन आप चाहें तो आए, आप चाहें तो ना आए, आप एब्सटेन भी कर सकते हैं, या आने के बाद भी आप वोट ना देना चाहें तो आप ना दें। दैट इज नोन एज अ वन लाइन व्हिप। फिर दूसरा होता है टू लाइन व्हिप। टू लाइन व्हिप में क्या होता है कि मेंबर्स को ये कहा जाता है कि आप प्रेजेंट तो रहें, लेकिन उनको ये नहीं कहा जाता कि आप किस तरीके से वोट दें। ठीक है, पहले वाले में तो ये है कि आपको बता दिया जाएगा कि इस मुद्दे के ऊपर वोटिंग है, आप आना चाहें आए, ना आना चाहें ना आए, आपकी इच्छा है। दूसरे में यह है कि आपको बताया तो जाएगा ही कि किस बारे में वोटिंग है और कब है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कैसे वोट देना है, कि आपको इस मुद्दे पर इस तरीके से वोट देना है या फेवर में देना है या अगेंस्ट में देना है, वो आपकी इच्छा, वो आपको नहीं बताया जाएगा। तीसरा जो सबसे कड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज अ थ्री लाइन व्हिप। थ्री लाइन व्हिप जनरली जो आजकल फॉलो किया जाता है, इसमें मेंबर्स को डायरेक्शन दिए जाते हैं कि आपको प्रेजेंट भी होना है और पार्टी लाइन के अनुसार, कि पार्टी ये चाहती है कि इस मुद्दे पर आप इसके फेवर में या अगेंस्ट में वोट दें, तो आपको वैसे ही वोट देना है और प्रेजेंट भी होना है। ठीक है, तो दिस इज अ थ्री लाइन व्हिप, मतलब सबसे स्ट्रिक्ट जो है वो आप कह सकते हैं दैट इज अ थ्री लाइन व्हिप। ठीक है, अब थ्री लाइन व्हिप टू पार्टी मेंबर्स बाय अ पार्टीज चीफ व्हिप कैरीज द हेडिंग। बेसिकली उनको एक इन्फॉर्मेशन या इस तरह के डायरेक्शन दिए जाते हैं, ये पार्टी के चीफ व्हिप की तरफ से दिया जाता है पार्टी के मेंबर्स को। उसमें हेडिंग होती है थ्री लाइन व्हिप। ठीक है, हर सेंटेंस के नीचे 3 हॉरिजॉन्टल, 3 थिक हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो खींची जाती है। ठीक है, और लार्जली आज की डेट में यही नॉन बन चुका है। एंड द काइंड ऑफ व्हिप डायरेक्ट मेंबर्स टू बी प्रेजेंट एंड वोट एज पर द पार्टी लाइन। इसमें ध्यान रखिएगा कि जो थ्री लाइन व्हिप है उसमें बेसिकली क्या होता है कि मेंबर्स को कहा जाता है कि आपको प्रेजेंट भी होना है और पार्टी लाइन के अनुसार वोट भी करना है। ठीक है, मैं एक बार इसकी कोई इमेज देखने की, ढूंढने की कोशिश करता हूँ, इफ़ आई गेट समथिंग। ठीक है, लेट्स सी, अगर कुछ मिल जाए हमें तो। थ्री लाइन व्हिप, ये दिख रहा है। आई होप आपको ये दिख पा रहा होगा। दिख रहा है, इसमें आपको हर लाइन के नीचे 3 3 लाइनें लगी हुई दिख रही हैं। इसी को कहा गया है थ्री लाइन्ड व्हिप।
Very important issues will be taken up in the Lok Sabha on this. All members of the Congress party in Lok Sabha are requested to kindly remain present in the house till the adjournment of the house without fail to this, है ना, and support the party stand, और party stand के हिसाब से support करना है. This may be treated as most important. ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको कहा जाता है 3 लाइन व्हिप. समझ गए बात? क्लियर है? चलो आगे देखें. तो इसके आगे ये लिखा है, ये जो पीडीटी आचार्य है इनका कहना है कि अगर कोई मेंबर 3 लाइन व्हिप को वॉयलेट करता है, जो कि स्ट्रिक्टेस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है पार्टी की तरफ से, तो उसमें जो पार्टी के लीडर हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं कि उनको उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो है, मतलब हाउस से रिकमेंड, हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए. तो एज पर दी एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार भी डिस्क्वालिफिकेशन कैन हैपन फॉर वायलेशन ऑफ अ 3 लाइन व्हिप. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति या कोई सांसद 3 लाइन व्हिप का वायलेशन करता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है एज पर दी एंटी डिफेक्शन लॉ. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा. There were always members who thought that this curtailed their freedom, but even the Supreme Court has said that the whip system is necessary for the preservation of political parties. ठीक है, मतलब कुछ सांसदों को ऐसा लगता था कि इसके थ्रू उनकी जो फ्रीडम है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उसको कर्टेल किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रिजर्वेशन के लिए, अदरवाइज तो पार्टियाँ टूट जाएंगी ऐसे में, है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रिजर्वेशन के लिए व्हिप सिस्टम जो है वो ज़रूरी है. ठीक है, और पीडीटी आचार्य का यहाँ पर यह भी कहना है कि पार्टी सिस्टम वाज एट द रूट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, भारत की जो संसदीय लोकतंत्र है, उसमें पार्टी सिस्टम जो है वो उसका रूट है ना. और अगर व्हिप का वायलेशन किया जाता है तो इसका सीरियस कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि 1985 से लागू हुआ है. ठीक है, अब हु इन्फोर्सेस द व्हिप सिस्टम, अब इसको कौन लागू कराता है? तो इसको लागू कौन कराता है? देखो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द व्हिप सिस्टम इज दैट ऑफ अ चीफ व्हिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस पूरे सिस्टम में वो होती है किसी भी पार्टी के जो चीफ व्हिप हैं उनकी. साथ ही साथ एडिशनल व्हिप्स भी होते हैं चीफ व्हिप के अलावा, लेकिन मेन जो रोल है वो चीफ व्हिप का है. द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इज द गवर्नमेंट्स चीफ व्हिप इन द लोकसभा. ठीक है, सरकार का चीफ व्हिप कौन होता है? सरकार मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसका चीफ व्हिप कौन होगा? मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, दैट इज जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो. ठीक है, लोकसभा में. एंड कैन रिक्वेस्ट लीडर्स ऑफ ऑल पार्टीज ऑफ द रूलिंग अलायंस टू इशू अ 3 लाइन व्हिप टू देयर मेंबर्स टू बी प्रेजेंट एंड वोट इन अ सर्टेन मैनर. ठीक है, एंड कैन रिक्वेस्ट लीडर्स, मतलब जितने भी, जैसे कोई अगर एक ही पार्टी की सरकार है तो अलग बात है, तो यही हो गए चीफ व्हिप. लेकिन अगर कोई कोलिजन है, गठबंधन की सरकार है, तो उस केस में जो सभी पार्टीज़ हैं रूलिंग अलायंस की, उनके लीडर्स को ये रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि वो अपने अपने मेंबर्स को या अपने अपने सांसदों को 3 लाइन व्हिप जो है वो जारी करें, ताकि वो प्रेजेंट रहें और किसी एक पर्टिकुलर तरीके से क्या करें, वोटिंग करें. ठीक है, if a member of a party in the ruling alliance violates a whip by its chief whip, the leader of the party can recommend the member's disqualification. ये तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि अगर वो उसको वायलेट करते हैं व्हिप को तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन को रिकमेंड किया जा सकता है. ये तो बात हो गई लोकसभा की. अब राज्यसभा में कौन होते हैं चीफ व्हिप? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स. ठीक है, जो संसदीय कार्य मंत्रालय है उसमें एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, बाकी फिर उसमें स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, दैट इज राज्य मंत्री. वो जो है गवर्नमेंट के चीफ व्हिप होते हैं. ठीक है, बट व्हाट मैटर्स फॉर मेंबर्स ऑफ पार्टीज मोस्ट आर द डायरेक्शंस इशूड बाय देयर व्हिप्स. ठीक है, लेकिन पार्टीज के लिए, जो मेंबर्स के लिए वो सबसे ज़्यादा मैटर या मायने क्या रखता है कि जिस तरीके से उनके व्हिप्स के द्वारा उनको डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं. तो अभी की अगर मैं बात करूं तो जैसे लोकसभा में जो ये हैं किरेन रिजिजू, ये मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, तो ये गवर्नमेंट के चीफ व्हिप हैं. ठीक है, लोकसभा में. और राज्यसभा में अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा में ये हैं आपके एल मुरुगन. ठीक है, ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ दिस मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, संसदीय कार्य मंत्रालय जो है उसके वो राज्य मंत्री हैं.
और राज्यसभा के मेंबर हैं तो ही इज़ द चीफ विप ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द राज्यसभा। ठीक है, अब ये विप सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसमें फॉर्मर पार्लियामेंट सेक्रेटरी दैट इज एम एन कॉल और फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर दैट इज एशल शक्धेर, इन्होंने ये लिखा है कि ना लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब जैसे कि पार्लियामेंट, नॉट ओनली द फेट ऑफ द पर्टिकुलर मेजर अंडर कंसिडरेशन बट द वेरी लाइफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इटसेल्फ मे डिपेंड अपॉन द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल डिवीजन। कि किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी, लेट से पार्लियामेंट में, पर्टिकुलर मेजर अंडर कंसिडरेशन का जो फेट है, मतलब किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर जब वोटिंग हो रही है तो सिर्फ उसका भविष्य ही नहीं, मतलब वोटिंग से जैसे कोई बिल आया है तो उस बिल पर किस तरीके से वोट हो रहा है उसके अनुसार पता लगेगा ना कि बिल का भविष्य क्या है। ठीक है, तो किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी में सिर्फ किसी पर्टिकुलर मेजर अंडर कंसिडरेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर बिल का जो फेट या भविष्य है, सिर्फ वही नहीं बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लाइफ भी, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है अपॉन द रिजल्ट ऑफ सिंगल डिवीजन। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह होता है उसमें अगर वोटिंग के दौरान नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेवर कर दिया गया तो सरकार गिर जाती है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो गई, डिसॉल्व हो जाएगी, है ना। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बोली है। तो इसलिए ये कह रहे हैं, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी यहाँ पर ये कहा है कि विप सिस्टम जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडिपेंडेंट एमपी हैं, अगर आप निर्दलीय सांसद हैं तो आप फ्री हैं, ठीक है, आप किसी भी मुद्दे पर जैसे चाहें वैसे वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्टी के टिकट पर जीत के आए हैं, है ना, तो आप इलेक्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि पार्टी का वोट आपको मिला है। क्योंकि कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ पार्टी के सिंबल पर वोट देते हैं, होता है ये, क्योंकि ये थोड़ी होता है कि हर आदमी जो है वो किसी भी सांसद को या विधायक का जो चुनाव लड़ रहा है उसको पर्सनली जानते हो, उसके बारे में उनको पता हो, है ना। लोकल इलेक्शंस में अलग बात होती है, बट जो आपके स्टेट लेवल के असेंबली के इलेक्शंस हैं या लोकसभा के इलेक्शंस हैं जिसमें आम जनता वोट देती है, तो उसमें वो अपने सांसद को या विधायक को जो चुनाव लड़ रहा है उसको जानती तो है नहीं बहुत सारे लोग। तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि वो पार्टी के हिसाब से पार्टी के सिंबल पर वोट देते हैं, है ना। तो वही चीज़ इन्होंने लिखी है। और बीइंग अ मेंबर ऑफ अ पार्टी ऑल्सो मीन्स दैट यू एग्री विद इट्स आइडियोलॉजी एंड पॉलिसीज़। और किसी भी पार्टी के एक मेंबर या सदस्य होने के रूप में आप पार्टी की जो आइडियोलॉजी या विचारधारा है या पार्टी की जो नीतियां हैं उसके साथ एग्री करते हैं। तो इसलिए डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यू कैन एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट विद से अ बिल इन द इंटरनल पार्टी फोरम। अगर आप पार्टी आपकी अगर कोई बिल लेके आ रही है और अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आप पार्टी की जो इंटरनल फोरम है या जो इंटरनल मीटिंग है उस पर अपना डिसएग्रीमेंट जता सकते हैं, है ना, उस पर अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। लेकिन एक बार पार्टी ने अगर कोई फैसला ले लिया है कि इस बिल को पास कराना है तो आइदर आप या तो उसके साथ आप कंप्लाई करें, पार्टी लाइन के अनुसार वोट करें, और या फिर आप पार्टी को छोड़ दें। ऐसा जो फॉर्मर लोकसभा स्पीकर रही हैं सुमित्रा महाजन, उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है। गिवन दैट द विप सिस्टम इज क्रूशल फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए विप सिस्टम जो है वो महत्वपूर्ण होता है, क्रूशल होता है। इसको लेकर एक ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाती है 1952 से, जब से हमारी लोकसभा बनी है तब से ही 1952 से एक ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके का पहला इवेंट जो है वो 13 सितंबर 1952 को किया गया था। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ये कॉन्फ्रेंस एक मंच, एक फोरम प्रोवाइड करती है टू दी विप्स ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के विप्स को एक मंच प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो रूलिंग पार्टीज़ के हों या अपोजिशन पार्टीज़ के हों। ठीक है, सेंटर और स्टेट लेवल पर भी, कि वो सब एक साथ बैठें और अपने विचार जो हैं वो आपस में शेयर करें। ठीक है, ऐसा जो हैंडबुक ऑन दी वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उसमें ये बात लिखी गई है। ठीक है, तो आई होप, मैंने थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लिया, बट आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, विप सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लोगों के माइंड में नहीं है। ठीक है, एज सच लक्ष्मीकांत वगैरह में इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन है, बट नॉट इन दैट मच ग्रेटर डिटेल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि विप क्या होता है, और खासकर जो ये टाइप्स ऑफ विप है जिसमें 3 लाइन विप की बात की गई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई एमपी विप का वॉयलेशन करता है तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन को भी रिकमेंड किया जा सकता है एज पर दी एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए, इसको आप लोग पॉलिटी में लेंगे।
पार्लियामेंट के अंदर। इसके बाद अगले आर्टिकल पर आते हैं। ये बात कर रहा है पैराक्वेट की। देखो अब ये मुद्दा क्या है, केरला की जो तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट की एक सेशंस कोर्ट है, उसने पिछले हफ्ते एक 24 साल की लड़की है जिसका नाम है ग्रेष्मा, उसको डेथ सेंटेंस या मौत की सज़ा सुनाई है। क्यों? क्योंकि उसने एक लड़का था जिसका नाम था शेरॉन राज, जिसके साथ वो लड़की रिलेशन में थी, उसको उसने मारा है उस लड़की ने, ठीक है, ग्रेष्मा ने। और ग्रेष्मा ने उसको मारा भी कैसे है, उसको पॉइजन दिया, दैट इज़ अ केमिकल हर्बिसाइड कॉल्ड पैराक्वेट। ठीक है, तो यहाँ से ये कंटेक्स्ट में निकल के आया पैराक्वेट के बारे में। अब पैराक्वेट है क्या? पैराक्वेट एक, इसको पैराक्वेट डाइक्लोराइड या मिथाइल वॉइलोजेन भी बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड हर्बिसाइड है इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा या सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड का काम क्या होता है कि ये वीड्स वगैरह जो होती है, जो खरपतवार होती है ना, उसकी ग्रोथ को रोकता है। हर्बिसाइड का काम वही है कि अनवांटेड वीड्स, अनवांटेड हर्ब्स को उगने से रोकना, और या फिर जो कॉटन जैसी क्रॉप होती है उनको डेसिकेट करना। डेसिकेट करने का मतलब होता है कि उनमें से मॉइस्चर रिमूव करना। ठीक है, उसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पैराक्वेट की सेल जो है वो या तो कई देशों में बैंड है ना, पूरी तरीके से बैन है, या फिर रेगुलेटेड है, क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है, टॉक्सिक है। अब हाउ डज पैराक्वेट पॉइजनिंग अगर, अभी पैराक्वेट की पॉइजनिंग होती कैसे है? देखो ज़्यादातर पॉइजनिंग जो है वो ओरल इंजेक्शन से होती है। मतलब ज़्यादातर पॉइजन्स का असर तब होता है जब आप उनको ओरली इंजेस्ट करते हैं, तब मतलब मुंह से जब वो अंदर जाता है तब। ठीक है, द केमिकल में ऑल्सो भी टॉक्सिक अपॉन प्रोलॉन्ग्ड स्किन कॉन्टैक्ट और इनहेलेशन। लेकिन ये जो केमिकल है ये तब भी जो है वो टॉक्सिक हो सकता है अगर इसका स्किन के साथ बहुत लंबे समय तक कांटेक्ट होता है, या फिर आप इसको इनहेल कर लेते हैं तब भी। मतलब अगर ये सांस के थ्रू भी अंदर चला जाता है, ब्रीदिंग के थ्रू, तो भी ये टॉक्सिक हो जाता है। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल के अनुसार पैराक्वेट जो है वो डायरेक्ट डैमेज करता है जब ये लाइनिंग्स ऑफ द माउथ, यानी कि जो आपके मुंह के अंदर की जो लाइनिंग्स है ना, उसके साथ जब कांटेक्ट में आता है, या फिर स्टमक के साथ या इंटेस्टाइन के साथ, जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। इट स्प्रेड्स रैपिडली थ्रू दी बॉडी, और पूरी बॉडी में ये बहुत जल्दी से फैलता है और एडवर्स रिएक्शन करता है लंग्स में, लिवर में और किडनीज में। और यहाँ पर यह बताया गया कि कंज्यूमिंग जस्ट 1 टीस्पून ऑफ पैराक्वेट कैन कॉज डेथ। अगर आप सिर्फ 1 टीस्पून भी कंज्यूम कर लेते हैं पैराक्वेट का तो उससे भी डेथ हो सकती है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब अगर किसी ने इसको इनहेल मतलब वो कर लिया, इंजेस्ट कर लिया है, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं पैराक्वेट पॉइजनिंग की? तो सीडीसी के अनुसार, ये जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है अमेरिका का, इसके अनुसार पैराक्वेट पॉइजनिंग कितना ज़्यादा सीवियर है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा उसको कंज्यूम किया है। ठीक है, मोड ऑफ कंजम्पशन क्या है, आपने डायरेक्ट उसको मुंह से खाया है या स्किन कांटेक्ट हुआ है या इनहेलेशन हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन दैट, और कितनी देर तक एक्सपोजर हुआ है, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है कि पॉइजनिंग कितनी ज़्यादा सीवियर होगी। इफेक्ट्स में भी कंपाउंडेड फर्दर बाय प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, और अगर किसी को कोई पहले से और तकलीफ है, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस है, तो उसमें जो इसके इफेक्ट हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, मुंह में स्वेलिंग और पेन हो सकता है, नोजिया, ठीक है, नोजिया हो सकता है, ब्लडी डायरिया हो सकता है। ये इसके इमीडिएट सिम्टम्स हैं। ठीक है, तुरंत इस तरीके के सिम्टम जो हैं वो कंजम्पशन के बाद आने लगते हैं। और पैराक्वेट पॉइजनिंग के क्या कोई ट्रीटमेंट है? हालांकि कोई एंटीडोट्स तो नहीं है। एंटीडोट्स का मतलब होता है जो पॉइजन्स के इफेक्ट को ख़त्म करता है, तो कोई ऐसी नॉन एंटीडोट तो इसके लिए नहीं है। लेकिन एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है इन द जनरल मेडिकल, नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया 2021 में, उसमें ये सजेस्ट किया गया है कि इम्यूनो सप्रेशन या फिर चारकोल हीमो परफ्यूजन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स की तरह उसको मतलब सजेस्ट किया गया, बट ऐसा कोई नॉन एंटीडोट इसका नहीं है। सीडीसी ये सजेस्ट करता है कि इमीडिएटली स्वेलिंग एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल को आप तुरंत स्वेलो कर लें, या फिर फुलर्स अर्थ जिसको मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, ठीक है, उसको आप खा लें। तो उससे क्या होगा कि केमिकल जो है वो इसमें चिपक जाएगा और वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, और लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन या अस्पताल में भर्ती होना जो है वो मस्ट है। व्हाट आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज़ ऑफ पैराक्वेट? पैराक्वेट के इस्तेमाल को लेकर क्या पाबंदियाँ या रेस्ट्रिक्शंस हैं? तो इंडिया में पैराक्वेट का इस्तेमाल जो है वो गवर्नड होता है बाय द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी,
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में आती है। 2021 की एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, वो रेस्ट्रिक्ट करता है इसका इस्तेमाल इन फॉलोइंग क्रॉप्स के लिए, कि सिर्फ इन्हीं क्रॉप्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट इज वीट, राइस, टी, कॉफ़ी, पोटैटो, ग्रेप्स, मेज, रबर एंड एप्पल। और पैराक्वेट जो है वो कुछ सर्टेन वाटर बॉडीज़ में भी स्प्रे किया जाता है, ताकि वाटर बॉडीज़ में भी इस तरीके के जो ये हो जाते हैं ना वीड्स वगैरह, जैसे कि बुलरश या वाटर थाइम्स या वाटर हयासिंथ, इनको रोकने के लिए, इनकी ग्रोथ को। हाउएवर कई सारी स्टडीज़ और न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये पाया गया है कि इन रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता है, और इस केमिकल को सेफली इस्तेमाल कैसे करना है उसको लेकर फार्मर्स के पास प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है। कहीं कहीं जगह पर यह देखा जाता है कि फार्मर्स हर्बिसाइड्स को हाथों से फैला रहे हैं, ठीक है, कोई अप्रोप्रिएट उनके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या कोई ग्लव्स वगैरह भी नहीं है, वो ऐसे ही नेकेड हाथ से उसको स्प्रे कर रहा है, तो उनका स्किन में एक्सपोजर हो रहा है, तो वो भी हार्मफुल हो सकता है। यूएस में पैराक्वेट की सेल जो है वो सिर्फ कॉमर्शियली लाइसेंस्ड यूज़र्स को ही मिलती है, पर्सनल यूज़ और रेजिडेंशियल एरियाज़ में यूज़ इसका पूरी तरीके से बैन है। द केमिकल मस्ट बी सोल्ड विद अ नंबर ऑफ प्रोटेक्शंस इन प्लेस, ठीक है, ये केमिकल का जो मतलब बिक्री है कई सारे प्रोटेक्शंस के साथ होनी चाहिए, जैसे कि यूज़ ऑफ ब्लू डाई टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर लिक्विड्स, ठीक है, इसमें ब्लू डाई का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि ये पता रहे कि ये और लिक्विड की तरह नहीं है, अलग है। शार्प स्मेल इसकी होनी चाहिए, और इसमें एक वॉमिटिंग एजेंट भी होना चाहिए, ताकि अगर कहीं पर एक्सपोजर हो रहा हो तो आप इसको, वॉमिटिंग एजेंट मतलब कि अगर किसी ने कंज्यूम कर भी लिया या एक्सपोजर हुआ है तो वॉमिट से वो बाहर आ जाए, है ना, इस तरीके की चीज़ें जो है वो इसमें होनी चाहिए। तो आई होप आप समझ गए व्हाट इज़ पैराक्वेट, है ना, और क्यों कंटेक्स्ट में वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाई ट्रम्प वांट्स ग्रीनलैंड। अब ट्रम्प को ग्रीनलैंड भी चाहिए, और क्यों चाहिए देखो, ठीक है, इन्होंने कई सारे इस तरीके की बातें की है, जैसे उसका नाम बदल देंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको का, है ना, अब इनको ग्रीनलैंड भी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपना पद संभालने के बाद जो इन्होंने पहला रिमार्क दिया ग्रीनलैंड को लेकर, उसमें इनका ये कहना था कि ही वॉज श्योर, मतलब इनका कहना था कि ही वॉज श्योर कि अमेरिका वॉज गोइंग टू हैव इट, कि ये इस बात को लेकर पूरी तरीके से श्योर है कि अमेरिका उसको ले लेगा, ठीक है। और इनका ये भी कहना था कि डेनमार्क वुड बी कमिटिंग अ वेरी अनफ्रेंडली एक्ट इफ़ इट डिसाइडेड टू नॉट लेट दैट हैपन। और ये डेनमार्क जो है वो अगर ऐसा नहीं होने देता, अगर उनको ग्रीनलैंड नहीं लेने देता है, तो ये डेनमार्क का क्या होगा, बहुत ही अनफ्रेंडली एक्ट होगा, है ना, मतलब एक दोस्ताना व्यवहार नहीं होगा अगर वो ऐसा नहीं करने देता है तो। और उनका ये कहना था कि उनको ग्रीनलैंड क्यों चाहिए, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्री वर्ल्ड, फ्री वर्ल्ड के प्रोटेक्शन को लेकर की वजह से इनको ग्रीनलैंड चाहिए। अब ग्रीनलैंड जो है वो कभी एक डेनिश कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये डेनमार्क का एक ऑटोनॉमस प्रोविंस है। और इट हैज़ ऑल्सो इमर्ज दैट ट्रम्प्स कन्वर्जेशन विद डेनमार्क्स प्राइम मिनिस्टर मैटे फ्रेडरिक्सन ऑन दिस इशू अर्लियर इन जनवरी टर्न्ड वेरी कोल्ड, ठीक है, इस मुद्दे को लेकर इन्होंने वहाँ की जो प्रेसिडेंट है, डेनमार्क के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ बातचीत भी की है, लेकिन उसमें भी कोई बहुत मतलब अच्छी बातचीत नहीं हुई है। फ्रेड एरिक्सन के ऑफिस ने यह कहा है कि शी इटरेटेड टू ट्रम्प दैट ग्रीनलैंड वाज नॉट फॉर सेल, कि वहाँ की जो डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर है उनका कहना है कि ग्रीनलैंड जो है वो सेल के लिए नहीं है, और ये ग्रीनलैंडर्स ही हैं जो अपने फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। हालांकि कुछ यूरोपियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रिपोर्ट किया कि ट्रम्प ने इस कन्वर्जेशन के दौरान, इस बातचीत के दौरान कुछ डर दिखाने की कोशिश भी की है कि वो जो डेनिश गुड्स हैं, यानी कि डेनमार्क के जो सामान है जो यूएस में आ रहे हैं, उसके ऊपर वो टैरिफ्स वगैरह लगा देंगे, ठीक है, वही धमकियाँ जो वो सबको देते आए हैं, वही धमकियाँ उन्होंने यहाँ पर भी दी है, ठीक है। जो ब्रिक्स देश हैं उनको भी धमकी दी थी, आई होप आपको याद होगा कि अगर वो यूएस डॉलर के अलावा किसी और करेंसी के बारे में विचार कर रहे हैं, कोई अपनी ब्रिक्स करेंसी बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके ऊपर 100% टैरिफ्स लगा दिया जाएगा। चाइनीज़ गुड्स को लेकर वही कहा है, यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इनका जो एक तरीके से आप कह सकते हैं तरीका है वो वही है, डराने धमकाने का, कि अगर तुम मुझे ये नहीं करने दोगे तो मैं तुम्हारे सामान के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है। अब ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड के बारे में बताया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा लेकिन स्पार्सली पॉपुलेटेड आइलैंड है, एक आइलैंड है, एक द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा लेकिन स्पार्सली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है,
लेकिन वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, खासकर ऐसे मिनरल्स जिनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है, जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो कुछ शिपिंग लेन्स हैं, आर्कटिक का जो एरिया है वहाँ पर जो शिप लेन्स अभी इमर्ज हो रहे हैं उसके नज़दीक है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ठीक है। इट हैड बीन लीडिंग अ कंस्पिकुअस एग्जिस्टेंस टिल ट्रम्प ब्रॉट इट अंडर ग्लोबल स्पॉटलाइट शॉर्टली आफ्टर हिज इलेक्शन लास्ट ईयर, सेइंग ही वुड लाइक टू मेक इट अ पार्ट ऑफ अमेरिका बाय फोर्स इफ नेसेसरी। मतलब जब तक डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें नहीं कही थी, उससे पहले ये एग्जिस्ट तो करता था, उससे पहले भी डेनमार्क, ऐसा थोड़ी है कि अभी एग्जिस्ट हुआ है, एग्जिस्टेंस तो पहले से है, लेकिन पहले इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कहनी शुरू की है अपने राष्ट्रपति बनने के बाद से कि वो इसको अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़बरदस्ती ही करके, ठीक है, बाय फोर्स का यूज़ करके। तो आज के समय में यानी कि 21st सेंचुरी की दुनिया में किसी फॉरेन टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना या उसको खरीदना, ये आज के समय का आइडिया लगता नहीं है वैसे कि आज के समय में ऐसा हो। लेकिन ट्रंप एक कन्वेंशनल लीडर भी नहीं है ना। ट्रंप जो है वो अलग ही तरीके से सोचते हैं और अलग ही तरीके से उनकी एक्शंस रहते हैं। बिसाइड्स द ग्रीनलैंड ऑफर एज अ हिस्ट्री दैट गोज बियॉन्ड ट्रंप। तो ये जो ग्रीनलैंड ऑफर है ना, ये बहुत पुराना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रंप के समय से ही इस तरीके की मांग हो रही है कि अमेरिका का इसको हिस्सा बनाया जाए, ये चीज़ें बहुत पहले से हैं, ठीक है। अब देखो, ट्रंप ने पिछले बार भी, जब 2017 में वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो उस बार भी उन्होंने जो है अपनी ग्रीनलैंड को लेकर ये मंशा जाहिर की थी। तो ये ऐसा पहली बार नहीं है, ठीक है। अगस्त 2019 में भी इन्होंने अपनी एक शेड्यूल्ड विजिट थी डेनमार्क में, उसको कैंसिल किया, क्योंकि जो ये फ्रेड एरिक्सन, उस समय भी ये डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, इन्होंने इनका जो ऑफ़र है टू बाय ग्रीनलैंड उसको मना कर दिया था और ये कहा था कि ये एक एब्सर्ड आइडिया है। ट्रंप वॉज वेल इनटू द थर्ड ईयर ऑफ हिज प्रेसिडेंसी एट दैट टाइम। उस समय ट्रंप की प्रेसिडेंसी का तीसरा साल चल रहा था और विद इन अ फ्यू मंथ्स, और उसके कुछ ही महीनों के बाद 2019 में कोविड-19 पेंडेमिक आ जाता है। तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो हैं वो पीछे हो गई। मेन तो फिर वही हो गया, कोविड को मैनेज करना, है ना। लेकिन इस टाइम जो है वो ट्रंप ने शुरुआत जल्दी कर दी है, ठीक है। अपने ऑफिस संभालने से पहले ही उन्होंने ये बातें कहनी शुरू कर दी थी, है ना। और विद इन डेज ऑफ हिज पब्लिक स्टेटमेंट, और जब उन्होंने इस तरीके का कोई पब्लिक स्टेटमेंट दिया तो उनके जो लड़के हैं, डेट इज डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उन्होंने ग्रीनलैंड में एक विजिट भी की थी। हालांकि वो एक लेजर ट्रिप माना जा रहा है कि ऐसी घूमने फिरने वो गए थे। लेटेस्ट रिमार्क जो उन्होंने दिया है, ट्रंप का ये कहना है कि ही न्यू द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड वर इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग अमेरिका, कि जो ग्रीनलैंड के लोग हैं वो इस फेवर में हैं कि वो अमेरिका को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यूएस की जो इच्छा रही है ग्रीनलैंड को अपना बनाने की, वो आज से नहीं रही है, 1940s से रही है, ठीक है। अमेरिकन इंटरेस्ट इन ग्रीनलैंड जो है वो काफ़ी पुराना है। 1946 में अमेरिकन ऑफिशियल्स ने एक प्रपोजल रखा था ग्रीनलैंड को खरीदने का डेनमार्क से, ठीक है। और इस ऑफर से पहले एक 1941 का एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड डेनमार्क ओवर द डिफेंस ऑफ ग्रीनलैंड, ठीक है। उसमें यह अलाउ किया गया था कि जो यूएस ट्रूप्स हैं, जो यूएस के डिफेंस ट्रूप्स हैं, मिलिट्री ट्रूप्स हैं, उनको वहाँ पर बेस बनाने दिया जाएगा। कहाँ पर? ग्रीनलैंड में बनाने दिया गया 1941 के एग्रीमेंट के अनुसार। उस समय बेसिकली हो क्या रहा था कि जो जर्मन फोर्सेज हैं हैड ऑलरेडी टेकन ओवर डेनमार्क एंड देयर वाज द थ्रेट ऑफ ग्रीनलैंड बीइंग अटैक्ड एज वेल। तो जर्मन फोर्सेज ने डेनमार्क के ऊपर कब्जा कर लिया था और ग्रीनलैंड के ऊपर भी ये खतरा था कि वहाँ पर भी अटैक हो सकता है, क्योंकि ये समय चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, है ना। अब डेनमार्क ने ये जो 1946 का ऑफर है इसको रिजेक्ट कर दिया। उनका ये कहना है कि हाँ, वाइल वी ओ मच टू अमेरिका, यानी कि अमेरिका के प्रति हम लोग काफ़ी ज़्यादा कृतज्ञ हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि पूरा का पूरा जो आइलैंड है वो ही ग्रीनलैंड जो है वो इनको दे देना चाहिए, ठीक है। उस समय के जो डेनिश फॉरेन मिनिस्टर थे गुस्ताव रैसमुसेन, जिनको ये ऑफ़र दिया गया था, उन्होंने ये बात कही थी। डेनमार्क ने हालांकि ये अलाउ किया है कि यूएस को जो है वो ग्रीनलैंड की काफ़ी ज़्यादा एक्सेस मिले। कई सारे उसके बाद जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके अनुसार यूएस जो है वो आउटसाइडर नहीं है ग्रीनलैंड के लिए, ठीक है। उसके ग्रीनलैंड में स्टेक्स भी हैं, इंटरेस्ट भी हैं, है ना।
और जो वारिड आर्कटिक रीजन है उसमें भी लेकर फिर उसने दोबारा से अटेम्प्ट किया। 1946 का जो ऑफर है वो सिक्योरिटी कंसिडरेशंस के ऊपर आधारित था। यूनाइटेड स्टेट जो है वो ग्रीनलैंड में 1941 में आया। क्यों? मैंने क्योंकि बताया कि जो जर्मन एग्रेशन था उसको काउंटर करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हालांकि वो चाहता था कि उसको ग्रीनलैंड का पूरा कंट्रोल मिल जाए ताकि वो आर्कटिक रीजन में जो सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको ख़त्म कर सके, है ना। और उसने अपने 1946 के प्रपोजल में मॉडर्न वेपन्स के इमरजेंस की बात भी की थी। थ्रू सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स यूएस नॉट जस्ट सेटअप मिलिट्री बेसिस, इसके बाद जो एग्रीमेंट्स होते हैं इंडिया और ये अमेरिका और डेनमार्क के बीच में, तो उसके बाद इसने सिर्फ वहाँ पर अपने मिलिट्री बेसिस सेटअप किए। ठीक है, एक वहाँ पर मिलिट्री स्पेस बेस है दैट इज़ पिटोफिक स्पेस बेस, जिसको पहले थूले एयर बेस कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये सेटअप किया। साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनाया और एक ऐसी फैसिलिटी भी बनाई ताकि न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज भी किया जा सके। अब उस समय तो इसका कंपटीशन बेसिकली जो था वो सोवियत यूनियन के साथ था, जिसका बाद में सक्सेसर स्टेट रशिया बनता है। तो वो अभी कंपटीशन उसके साथ नहीं है। अभी जो ये रिन्यूड अटेम्प्ट है, मतलब दोबारा से जो अटेम्प्ट कर रहे हैं ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए, ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर उस रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ग्रीनलैंड मैंने आपको पहले ही बताया शुरुआत में एक मिनरल रिच कंट्री है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल रिसोर्सेज हैं जैसे कि गोल्ड, निकल, कोबाल्ट, ये तो है ही है। इसके साथ साथ कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि डिस्प्रोजियम, प्रेसेडायमियम, नियोडायमियम, टर्बियम, इस तरीके के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। जो 34 क्लासिफाइड रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनमें से ग्रीनलैंड के पास 23 है। तो इसी की वजह से ये आइलैंड जो है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन जा रही है ना, अलॉन्ग विद सेवरल प्रोस्पेक्टिंग माइनिंग कंपनीज। प्रोस्पेक्टिंग माइनिंग कंपनीज या प्रोस्पेक्टिंग मिनरल्स का मतलब होता है मिनरल्स की खोज करना, तो उनका भी ध्यान इसकी तरफ जा रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स हैव सडनली गेन्ड प्रोमिनेंस। अब रेयर अर्थ मिनरल्स की आजकल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, वहाँ पर या न्यू मिलिट्री एप्लीकेशंस में या कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका जो यूज़ है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रीनलैंड के बाहर, मतलब ग्रीनलैंड के अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये क्रिटिकल मिनरल जो हैं वो चाइना के ऊपर बहुत, मतलब चाइना में बहुत ज़्यादा हैविली कंसनट्रेटेड है। और चाइना ही जो है इस तरीके के मटेरियल्स का यूज़ करता है ना, ग्लोबल प्रोडक्शन और सप्लाई में वो कंट्रोल करता है चाइना, ये तो पता ही है हमें, है ना। क्रूशली चाइना टू हैज़ एंटर्ड ग्रीनलैंड इन अ बिग वे। ठीक है, चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो अभी वहाँ पर क्या कर रही हैं, इन मिनरल रिसोर्सेज की प्रोस्पेक्टिंग, वही मतलब सर्च कर रही हैं, उनकी माइनिंग कर रही है, उनकी प्रोसेसिंग कर रही है। और चाइनीज़ कंपनीज जो हैं नाउ अकाउंट फॉर 11% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द मिनरल सेक्टर इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के मिनरल सेक्टर में 11% जो है वो चाइनीज़ कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद तीसरे नंबर पर है। ठीक है, अब चाइना की शेडो या चाइना की छाया की अगर मैं बात करूं तो चाइना की प्रेजेंस ग्रीनलैंड के सिर्फ मिनरल सेक्टर में नहीं है, ये भी तो बात है। चाइना जो है वो वहाँ पर कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है ना, और वो चाहता है कि जो आर्कटिक सी रूट्स है उनका ज़्यादा इस्तेमाल हो। 2018 में उसने एक वाइट पेपर निकाला था ऑन इट्स आर्कटिक पॉलिसी, जिसमें उसने ये कहा था, एक प्लान उसने अपना खोला था, प्लान के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें उसने ये कहा था कि एक वो पोलर सिल्क रोड बनाएगा, जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना एशिया और यूरोप में, उसी का वो एक एक्सटेंशन पार्ट बनाएगा, दैट इज़ पोलर सिल्क रोड, ऐसा उसने कहा था। यूनाइटेड स्टेट्स क्योंकि उसके डिफेंस एसेट्स हैं ग्रीनलैंड में, वो हालांकि इन डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा अभी चिंतित नहीं है, और उसने ये कोशिश भी की है कि वो डेनमार्क को डिसुएड करे, ये समझाए कि यहाँ पर ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज़ को जो है वो अलाउ ना किया जाए। और ट्रंप ने ये एक्नॉलेज किया है कि चाइनीज़ इनकर्शंस इन द एरिया इन हिज रिमार्क्स ऑन सैटरडे, जो चाइनीज़ इनकर्शंस वहाँ पर बढ़ रहे हैं उसका इन्होंने एक्नॉलेज जो है वो ट्रंप ने किया है। अब उन्होंने क्या कहा है कि यू हैव रशियन शिप्स, यू हैव चाइनीज़ शिप्स, यू हैव शिप्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़। इस एरिया में मतलब चाइना के शिप्स भी हैं, यूएस के, रशिया के शिप्स भी हैं, और ये अच्छी सिचुएशन जो है वो नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये अमेरिका का हिस्सा बन जाए, तो फिर यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाएगा, है ना, ऐसा इनका कहना है। तो आने वाले समय में ये आप ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब तक अगले 4 साल डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तब तक ये एग्रेसिव पॉलिटिक्स ज़रूर करेंगे, है ना। और इससे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका या नियर बाय कंट्रीज़ ही नहीं, बट पूरा का पूरा विश्व प्रभावित होगा, क्योंकि अमेरिका के जो ग्लोबल लेवल पर जो एक्शंस लिए जाएंगे ना, दैट इज़ एक्सपेक्टेड मोस्टली, चाहे आप इस रीजन की बात कर लें, अभी तो इंडो पैसिफिक को लेकर इन्होंने कुछ बात कहना शुरू किया नहीं है,
बट एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ कहेंगे। और इंडो पैसिफिक में तो ज़्यादातर चीज़ें इसीलिए हैं टू काउंटर चाइना, है ना। और एक बात और भी है, मतलब ऐसा मुझे भी लगता है और कुछ एक्सपर्ट्स को भी मैंने कहीं पढ़ा है सुना है, तो उनका भी ये मानना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो अभी समस्या है या जो सरदर्द है अमेरिका के लिए और ख़ासकर ट्रंप के लिए, वो क्या है, चाइना को काउंटर करना, है ना। और चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि ही विल हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, क्योंकि उनको पता है कि खासकर जो ये एशिया का रीजन है ना, वहाँ पर इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो चाइना को काउंटर कर सकता है। मैं बाकी देशों की कैपेसिटी को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, बट एज पर दी जो हमारी स्ट्रेंथ है या जो हमारा आप कह सकते हैं एक्सटेंट है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री इन एशिया जो कि चाइना को काउंटर कर सकता है। और ये बात अमेरिका को भी पता है, ठीक है। तो इसलिए चाइना को काउंटर करना उसके लिए बड़ी अभी चुनौती है, चैलेंज है। तो इसलिए वो इंडिया को डेफिनेटली एक अपनी अच्छी गुड बुक्स में रखने की कोशिश करेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि भले ही वो किसी के लिए भी कितने भी अपने एडवर्स एक्शंस लें, एडवर्स डिसीजंस लें, बट इंडिया के प्रति ही विल बी, मतलब उनका सॉफ्ट हार्ट रहेगा, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। ये तो अभी हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। फिलहाल हमने थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीनलैंड की बात करी, तो ग्रीनलैंड को अगर हम थोड़ा सा मैप में देखने की कोशिश करें तो दिस इज़ ग्रीनलैंड, ठीक है। ये आपका जो आर्कटिक ओशन सॉरी, जो यहाँ पर अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में और यहाँ पर ऊपर आर्कटिक का रीजन है, वहाँ पर ये लाई करता है, ठीक है। डेनमार्क की अगर मैं बात करूँ तो डेनमार्क इज़ अ कंट्री नॉर्थ ऑफ जर्मनी, यूरोप में जर्मनी के नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल इज़ कोपनहेगन, ठीक है। यहाँ से जो डेनमार्क के नेबरिंग कंट्रीज़ लगती हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। दिस इज़ नॉर्थ सी, इस साइड बाल्टिक सी, इधर आपका ये स्वीडन है, ठीक है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सारे आपके बाल्टिक स्टेट्स यहाँ पर लग जाते हैं। ये आपके नॉर्डिक स्टेट्स भी हैं, ठीक है। इधर आप आएंगे तो यू हैव आइसलैंड, इधर से आप बात करेंगे दिस इज़ ग्रीनलैंड, ठीक है। यहाँ पर आप बात करेंगे दिस इज़ बैफिन बे, यहाँ पर आप बात करेंगे दैट इज़ आ डेविस स्ट्रेट, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, वो इस मैप में इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये दिस इज़ डेविस स्ट्रेट, यहाँ पर ऊपर बैफिन बे, इधर आपको यहाँ पर ये जो रीजन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, दिस इज़ योर कनाडा, इधर का रीजन, है ना। और साथ ही साथ उधर अगर मैं बात करूँ तो आर्कटिक ओशन, नीचे अटलांटिक ओशन इधर, ठीक है। ये इधर ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड सी आपको इसमें दिख रहा है यहाँ पर, मतलब ये वाला जो सी है, आई होप दिखना चाहिए, हाँ देखो ये नॉर्वेजियन सी, ऊपर इधर ग्रीनलैंड सी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप लोग ज्योग्राफी वाइज भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जब इस रीजन का जिक्र हुआ है तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलो इसको आप लोग उसमें लीजिएगा इंटरनेशनल अफेयर्स में। अब हम लोग अगले आर्टिकल की बात करते हैं, वो ये है कि वाई जम्मू कश्मीर इज़ इशूइंग आधार टू ईच चिनार ट्री। जम्मू कश्मीर जो है वो हर चिनार ट्री को आधार कार्ड क्यों इशू कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है इस रीजन के चिनार ट्रीज़ को कंजर्व करने के लिए, जिनकी संख्या पिछले कुछ सालों में कम हो रही है। तो इस इनिशिएटिव में क्या है कि चिनार ट्रीज़ की सेंसस या गणना की जा रही है और हर चिनार ट्री को एक आधार नंबर दिया जा रहा है, दैट इज़ ट्री आधार नंबर, ठीक है। अब चिनार ट्री क्या होता है, चिनार ट्री इसको ओरिएंटल प्लेन ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है प्लेंटस ओरिएंटलिस। ये मैपल लाइक ट्री होता है जिसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा होती है। कैनोपी का मतलब है कि जितने एरिया में पेड़ फैला होता है ऊपर से, दैट इज़ नोन एज कैनोपी, ठीक है। ये ठंडे इलाकों में पाया जाता है और जहाँ पर सफिशिएंट वाटर होता है वहाँ पर। इसको मैच्योर होने में 30 से 50 साल लगते हैं और अपनी फुल साइज़ में पहुँचने में 150 साल के आसपास लगते हैं। 30 मीटर की हाइट तक ये ग्रो कर सकता है और इसकी जो गिर्थ है, जो इसकी चौड़ाई है, वो 10 से 15 मीटर की हो सकती है। हाउ डिड द ट्री गेट इट्स नेम। अब इस ट्री का नाम ऐसा कैसे पड़ा, तो ये नाम जो है वो चिनार नाम दिया गया है इस पेड़ को मुग़लों के द्वारा। कुछ लोगों का ये कहना है कि मुग़ल एम्परर जहांगीर जो है उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है और ये कहा जाता है कि जो टर्म है दैट इज़ चिनार केम इनटू यूज़ आफ्टर समवन विटनेस्ड क्रिम्सन रेड चिनार ट्री लीव्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ड्यूरिंग द ऑटम सीजन। ऑटम सीज़न के दौरान, पतझड़ के सीज़न के दौरान किसी ने दूर से इसके जो पत्ते हल्के से लाल कलर के हो जाते हैं उनको नोटिस किया और चिल्लाया चे नार अस्त,
ठीक है, जिसका पर्शियन में मतलब होता है कि व्हाट फ्लेम इज दैट, क्योंकि उनको लगा वो लाल रंग की जो है वो आग है ना, तो उन्होंने कहा चे नार अस्त, ये कौन सी आग है, व्हाट फ्लेम इज दैट, ये कौन सी आग है, उसके लाल रंग के पत्तों को देखकर। तो वहां से ये नाम जो है पढ़ा हो सकता है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। अब चिनार सिग्निफिकेंट क्यों है? कश्मीरी में इसको बुयन या बुयन कहा जाता है। ये मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है, ऑटम सीजन के दौरान मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि जब इसके पत्ते हैं वो क्रिम्सन रेड और गोल्ड कलर के होने लगते हैं। स्पेशल प्लेस है इनका आर्ट लिटरेचर और क्राफ्ट में कश्मीर के। जो लोकल पेपर मैशे या एम्ब्रॉयडरी वर्क है, हैंड वुवन कारपेट्स है, वॉलनट कार्विंग, वुड कार्विंग्स हैं, वहाँ पर भी इसके मोटिव्स या इसके डिज़ाइन वगैरह दिखते हैं। अब चिनार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट क्या है? चिनार ट्री को काटने के लिए सरकार की परमिशन ज़रूरी है, भले ही वो आपके किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी क्यों ना हो, लेकिन काटने के लिए सरकार की परमिशन लेनी ज़रूरी है। हालांकि पेड़ तो फिर भी काटे जाते हैं, लेकिन इस नए प्रोजेक्ट का जो एम है वो ये है, ये मेक श्योर करना है कि सरकार जो है वो हर ट्री के स्टेटस को ट्रैक कर सके। इसीलिए ये जो नया इनिशिएटिव है, इसमें क्या है कि हर ट्री की सेंसस की जाएगी, उसकी गणना की जाएगी पूरे कश्मीर वैली और चिनाब रीजन में। और इस पार्ट ऑफ प्रोसेस के दौरान गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ चिनार ट्रीज़ को गिनती ही नहीं की है, बल्कि उनको एक यूनिक आइडेंटिटी भी दी है। हर ट्री को एक आधार नंबर दिया गया है ना, और सेंसस जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज की जा रही है, और हर ट्री की जियो टैगिंग भी की जा रही है। जियो टैगिंग मतलब कि वो पेड़ कहाँ पर है, ठीक है, उसकी लोकेशन वगैरह क्या है, वो सब भी टैग किया जा रहा है। तो अभी तक जो है वो लगभग 28,560 चिनार ट्रीज़ को की गिनती और जियो टैगिंग की गई है। टोटल ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उस रीजन में 32,000 से 33,000 के आसपास हैं, और जिनमें से 28,560 ट्रीज़ जो एक्सेसिबल रीजन्स में थे उनको टैग कर लिया गया है। यहाँ पर अथॉरिटीज़ ने एक मेटेलिक क्यूआर कोड भी लगाया है हर ट्री के ऊपर। तो अगर आप किसी चिनार पेड़ के पास जाते हैं, वहाँ पर आपको मेटेलिक क्यूआर कोड दिखता है, तो आप उसको स्कैन करें, तो उससे आपको उस ट्री के बारे में, उस पर्टिकुलर ट्री के बारे में 25 पैरामीटर्स को लेकर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें कि किस लॉन्जिट्यूड में, किस लेटीट्यूड में वो पेड़ है ना, कहाँ पर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, क्या उसकी एज है, कितना पुराना पेड़ है, क्या उसकी हाइट है, क्या उसकी गर्थ है, पेड़ की हेल्थ वगैरह कैसी है, और भी कई सारे पैरामीटर्स इंक्लूडिंग टोटल 25 पैरामीटर्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा, वैसे तो खैर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, बट फिर भी थोड़ा सा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अबाउट द चिनार ट्रीज़ वगैरह और डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद बात कर रहे हैं यूएस बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर, कैसे ये इवॉल्व हुई है और इंडिया में इस तरीके की सिटीजनशिप को लेकर क्या रूल है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया ही था, है ना, कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को ख़त्म किया जाएगा, लेकिन उसको लेकर जो वहाँ के एक फेडरल जज थे, उन्होंने इस फैसले को टेम्परेली ब्लॉक कर दिया। ये डेवलपमेंट तब हुआ जब सिएटल बेस्ड यूएस डिस्ट्रिक्ट जज, दैट इज़ जॉन कॉफनर, ये 4 डेमोक्रेटिक लेड स्टेट्स, मतलब डेमोक्रेटिक जहाँ पर पार्टी है का रूल है, वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉइस और ओरेगन, उन्होंने जब यहाँ पर सूट्स फाइल किए तो उसकी सुनवाई के दौरान, जिसमें यही मांग की गई थी कि इस ऑर्डर को ब्लॉक किया जाए, उसकी सुनवाई के दौरान उन्होंने ये बात कही है। स्टेट्स ने यह आर्ग्यू किया था कि ये जो ऑर्डर है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 14th अमेंडमेंट है उसका वायलेशन है, जो गारंटी करता है सिटीजनशिप टू ऑल चिल्ड्रन बॉर्न ऑन यूएस सॉइल, कि यूएस की, अमेरिका की धरती पर जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन सबको अमेरिकी सिटीजनशिप मिलती है, ऐसा 14th अमेंडमेंट में कहा गया है, एंड सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन देयर ऑफ। ठीक है, अब ये बर्थ राइट सिटीजनशिप क्या ओरिजिन अमेरिका में कैसे होता है? देखो 1776 में जब अमेरिका को आज़ादी मिलती है, उस समय सिटीजनशिप जो है वो गवर्न होती थी बाय द लॉज ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट्स। हर राज्य के स्टेट के हिसाब से सिटीजनशिप गवर्न होती थी। हालांकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये ज़रूर थी कि सिटीजनशिप कुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल द बॉर्न विद इन यूएस टेरिटरी। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी कि जो भी अमेरिका में पैदा होगा उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। ओरिजिनल यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको रेटिफाई किया गया 1788 में, इसमें एक कंसेप्ट लेके आए ये नेचुरली बॉर्न सिटीजन्स का, आर्टिकल 2 में। ठीक है, हालांकि उसमें ये टर्म डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का मतलब उम्मीद है कि लाइकली ये मतलब था बोथ जस्ट सोली एंड जस्ट सेंग्विनिस। जस्ट सोली का मतलब है कि द पर्सन्स बॉर्न विद इन द कंट्री, कि मतलब ये
नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स का मतलब यह है कि जो लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, एक तो वो, उनको कहा गया है जस सोली, और दूसरा कहा गया है जस सेंगुइनिस फॉर पर्सन्स बोर्न आउटसाइड द कंट्री टू अमेरिकन फादर्स। यानी कि एक तो जो अमेरिका में पैदा हुए हैं बच्चे वो अमेरिकन सिटीजन्स होंगे, और दूसरे जो बच्चे अमेरिका में पैदा नहीं हुए हैं बट दे आर बॉर्न टू अमेरिकन फादर्स, कि जिनके फादर अमेरिकन हैं लेकिन अगर उनका जन्म अमेरिका के बाहर हुआ है तब भी दे विल बी अमेरिकन सिटीजन्स। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर इन्होंने जो है इसका मतलब ये होगा ऐसा बताया गया है। हालांकि ये राइट जो है वो उस समय सबको बराबर तरीके से अवेलेबल नहीं था। एक केस था दैट इज ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैंडफोर्ड 1857 का। उस समय यूएस का सुप्रीम कोर्ट, जिसको स्कॉटस भी कहा जाता है, उसने ये कहा था कि स्लेव्स ब्रॉट टू द यूएस एंड देयर डिसेंडेंट्स कुड नॉट बी कंसिडर्ड सिटीजन्स, कि अमेरिका में जो स्लेव्स लाए गए हैं, ठीक है, वो और उनके जो बच्चे पैदा होंगे उनको सिटीजन नहीं माना जाएगा। इस फैसले में, जिसको 1866 में रेक्टिफाई किया गया, जब कांग्रेस ने 14th अमेंडमेंट पास किया कॉन्स्टिट्यूशन का अमेरिकन सिविल वॉर के बाद, उसमें उसको रेक्टिफाई किया गया और अमेंडमेंट में ये कहा गया कि ऑल पर्सन्स बॉर्न और नेचुरलाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, नेचुरलाइज मतलब वही कि दे आर बॉर्न टू, मतलब नेचुरलाइज का मतलब होता है कि वो किसी ऐसे पर्सन्स के थ्रू बॉर्न है जो कि अमेरिका में लीगली अलाउड है रहने के लिए। ठीक है, पर्सन्स बॉर्न और नेचुरलाइज इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन देयर ऑफ आर सिटीजन्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑफ द स्टेट वेयर इन दे रिसाइड। क्योंकि अमेरिका में आपको पता होगा कि डबल सिटीजनशिप होती है, डुअल सिटीजनशिप, एक स्टेट की और एक अमेरिका की ओवरऑल। ठीक है, लेकिन इस अमेरिका में हालांकि जो है वो डिबेट खत्म नहीं होता सिटीजन बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर, क्योंकि उसमें ये जो फेज था दैट इज सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएस लेड टू सम अनसर्टेनिटी, इसकी वजह से कुछ अनसर्टेनिटी वहाँ पर हुई। फिर स्कॉटस यानी कि वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो वापस से इस मुद्दे को एड्रेस करता है। 1898 का केस है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस वोंग के मार्क। अब 14th अमेंडमेंट के इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो जो ये वोंग के मार्क है, इस केस में बेसिकली क्या था कि ये जो व्यक्ति है ही वॉज बॉर्न इन द यूएस टू चाइनीज पेरेंट्स। ठीक है, इसका ये जन्म अमेरिका में हुआ था लेकिन इसके पेरेंट्स चाइनीज थे और ये चाइना जाता रहता था सब कभी कभी बीच बीच में। हालांकि एक बार जब ये अपने विजिट से वापस आ रहा था 1890 में, तो इसको चाइनीज़ इंक्लूजन एक्ट 1882 के अंतर्गत ये कहा गया कि आप अमेरिका में एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस एक्ट में यही था कि चाइनीज़ इमिग्रेशन जो है वो यूएस में प्रोहिबिटेड था। तो अपने फैसले में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लॉज पास बाय द कांग्रेस, ठीक है, मतलब वहाँ की संसद के द्वारा जो लॉ पास किए जाते हैं, जैसे कि ये चाइनीज़ एक्सक्लूजन एक्ट है, ये चाइनीज़ पर्सनस को जो इस देश में पैदा हुए हैं उनको ब्रॉड एंड क्लियर वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपरेशन से रोक नहीं सकता। द कोर्ट ऑल्सो सेड regardless of the citizenship status of Wong's parents, he was subject to the jurisdiction of the US and qualified for citizenship as a child born in the country। कि भले ही इसके पेरेंट्स अमेरिकन नहीं है, वो चाइनीज़ हैं, लेकिन क्योंकि इसका जन्म अमेरिका में हुआ है तो इसके पास ये पूरा अधिकार है, ये क्वालिफाई करता है कि इसको अमेरिका की सिटीजनशिप मिले। और कोर्ट ने यह कंक्लूड किया कि अमेरिकन सिटीजनशिप विच वोंग के मार्क एक्वायर्ड बाय बर्थ विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ नॉट बीन लॉस्ट और टेकन अवे बाय एनीथिंग हैपनिंग सिंस हिज बर्थ। कि इसको जो ये अपने बर्थ अमेरिका में होने की वजह से जो सिटीजनशिप मिलती है वो इस वजह से लॉस्ट या ली नहीं जा सकती, छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा मतलब छीनी नहीं गई है क्योंकि ऐसा इसके बर्थ के समय से ऐसा इसके बर्थ के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये वर्डिक्ट जो है वो लॉ ऑफ द लैंड बन गया है तब से। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी जो बर्थ राइट सिटीजनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं उनके लिए यही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल रहेगा। एंड द वर्डिक्ट हैज़ ऑल्सो बीन रीअफर्म्ड बाय द स्कॉटस इन फ्यूचर डिसीजंस। कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद के जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उसमें भी इस फैसले के ऊपर जोर दिया है, इसको रीअफर्म किया है। जैसे एक केस था फाइलर वर्सेस डो 1982 का, इसमें कोर्ट ने अफर्म किया है सिटीजनशिप राइट्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, रूलिंग दैट दे हैव अ राइट टू एजुकेशन। ठीक है, उनकी भी सिटीजनशिप राइट की बात की है जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं उनके बच्चों को लेकर भी, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि इनके पास भी एजुकेशन का या शिक्षा का अधिकार है। ये कहा गया है कि 14th अमेंडमेंट के अनुसार देयर वाज नो प्लॉसिबल डिस्टिंक्शन बिटवीन इमिग्रेंट्स हु एंटर्ड लॉफुली एंड दोज हु एंटर्ड अनलॉफुली एज बोथ वर सब्जेक्ट टू द सिविल एंड क्रिमिनल लॉज ऑफ द स्टेट दे रिसाइडेड इन। ठीक है, कि उसमें 14th अमेंडमेंट में
जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या जो लीगली इमिग्रेंट्स हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम ही क्रिमिनल और सिविल लॉज के अंडर में है, जिस स्टेट में वो रहते हैं उसके अनुसार। अब इंडिया में अगर हम बर्थ राइट सिटीजनशिप की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि डिसाइड करना कि सिटीजनशिप जो है वो बर्थ के आधार पर हो या डिसेंट के आधार पर हो। बर्थ का मतलब तो वही है जो हम इंडिया में पैदा हुआ, डिसेंट का मतलब है कि उसके पेरेंट्स कहाँ के बर्थ है, कहाँ के बॉर्न है, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान सभा के कुछ सदस्य जैसे कि PS देशमुख जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे फ्रॉम महाराष्ट्र, इन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप के अगेंस्ट आर्ग्यू किया। इनका ये कहना था कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय नागरिकता जो है वो दुनिया में या पूरी पृथ्वी में सबसे सस्ती चीज़ होगी, ऐसा इनका कहना था। हालांकि कुछ और मेंबर थे जैसे BR अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप को फेवर किया और अल्टीमेटली इसी को कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि एवरी पर्सन हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी, यानी कि जिस व्यक्ति का भी जन्म इंडिया में संविधान के शुरू होने से पहले हुआ है वो भारत का नागरिक है, ठीक है। यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले जिसका भी जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक है। उसके बाद पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया 1955 का, और जिसमें बर्थ राइट सिटीजनशिप की बात अंडर सेक्शन 3 में की गई है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति हु आर बॉर्न इन एन इंडिया ऑन और आफ्टर, एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950, ठीक है, उनके लिए बर्थ राइट सिटीजनशिप की बात की गई है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। जो फॉरेन सॉवरन पावर हैं उनके जो एनवॉइस वगैरह, जो मतलब डिप्लोमेट्स वगैरह होते हैं जो इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, उनके अगर बच्चों का जन्म इंडिया में होता है या फिर जो एनिमी एलियन है अगर उनका जन्म इंडिया में होता है, ठीक है, या व्हेन द बर्थ टेक प्लेस इन एन एरिया अंडर एनिमी ऑक्यूपेशन, यानी कि किसी भी एनिमी ऑक्यूपेशन या किसी भी एनिमी ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है अगर उसमें किसी का जन्म होता है तो फिर वो इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे। हालांकि 1986 में पार्लियामेंट ने इस एक्ट को अमेंड किया टू एड्रेस द एंट्री ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश, श्रीलंका एंड सम अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। और उसमें यह कहा गया कि इस अमेंडमेंट के बाद all children born after this amendment came into force would only become citizens if either of their parents were Indian citizens। कि इस अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि जितने भी बच्चों का जन्म इंडिया में होगा वो तभी इंडियन सिटीजनशिप उनको मिलेगी अगर उनमें के दोनों पेरेंट्स में से, मतलब फादर मदर में से कोई एक जो है वो इंडियन होगा, ठीक है। तो उसमें बर्थ राइट सिटीजनशिप को जो है वो भारत में यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। बर्थ राइट सिटीजनशिप का मतलब वही है कि आपका जन्म यहाँ पर हो रहा है और उसके लिए और कोई कंडीशन नहीं है, तो वो यहाँ पर ख़त्म कर दी गई। 2003 में इस एक्ट को फिर से अमेंड किया गया और ये कहा गया कि दैट अ चाइल्ड वुड नॉट बिकम अ सिटीजन एट बर्थ इफ़ वन ऑफ हर पेरेंट्स वॉज एन इलीगल इमिग्रेंट व्हेन शी वॉज बॉर्न। कि जब अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में हो रहा है और उस समय अगर उनके आइदर ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, कोई एक पेरेंट जो है वो इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट था तो वो भी भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा वो बच्चा, ठीक है। तो यानी कि भारत में बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। बर्थ राइट सिटीजनशिप का मतलब वही है कि जो भी भारत में पैदा हो रहा है, एनीवन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें कंडीशन है। देखो बड़ा सिंपल स्टेटमेंट लगता है ना सुनने में, लेकिन अगर मान लो ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम में आ गया, ठीक है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट उसमें यह दिया है कि एनीवन बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल बी कंसिडर्ड इंडियन सिटीजन, ठीक है, और एनीवन बॉर्न इन इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि एनीवन नहीं है। एनीवन का मतलब है कि उसमें और कोई कंडीशन नहीं है, बट उसमें मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं, ठीक है ना। 1986 पहले तो ये वाली कंडीशंस है, फॉरेन एनवॉय वाली और ये एनिमी एलियन वाली। दूसरी कंडीशन फिर यहाँ पर लगाई गई है 1986 में, जिसमें ये कहा गया कि कम से कम एक पेरेंट जो है वो इंडियन होने चाहिए। और 2003 में फिर ये कंडीशन लगाई गई है कि अगर दोनों में से एक पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट है तो उनका बच्चा भी भले ही उसका जन्म इंडिया में हुआ हो लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप बात समझ गए, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट्स देखने में बड़े आसान लगते हैं बट कभी कभी वी गेट कन्फ्यूज्ड इन द एग्जामिनेशन, है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दें। और बाकी मैं फिर से कहूँगा कि आप सिटीजनशिप वाला जो पूरा चैप्टर है दैट इज़ पार्ट 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, उसको एक बार अच्छे से क्राइटेरियाज़ के हिसाब से जो भी उसमें कंडीशंस दी गई हैं उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, चांसेस हैं, ठीक है, इस इशू की वजह से। क्लियर हो गई बात?
चलिए, बाकी अमेरिका का जो बर्थ राइट सिटीजनशिप का इशू है वो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा ही कवर हो गया है। लेकिन आप एक बार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है, दैट इज़ आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, उसको ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। तो हम लोग सेशन को इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये याद दिला दूं कि हमारी जो रिपब्लिक डे की सेल है वो आज रात 12 बजे तक है। तो आप चाहें तो इसमें 40% छूट का लाभ उठा सकते हैं हमारे सभी कोर्सेज और PDF नोट्स पर। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या इस QR कोड को स्कैन करें और जिस भी कोर्स या नोट्स को आप परचेज़ करना चाहते हैं एनरोल करें। रिपब्लिक 40 कोड का यूज़ कर लें तो आपको 40% डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। हमारा जो CSET का कोर्स है और जो टेस्ट सीरीज़ है उसके ऊपर भी ये ऑफ़र एप्लीकेबल है। और कोई अगर आपको क्वेरी होती है तो आप 9150449990 इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी हमारी ये टेस्ट सीरीज़ है प्रीलिम्स के लिए, जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर CSET की, ओनली एट 849 रुपीज़ विद 91 टेस्ट। आप चाहें तो इसको एनरोल कर सकते हैं, या ओनली जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर 699 में है, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ओनली जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल एट 449, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें करें एनरोल। ओनली करंट अफेयर्स 299 में, और CSET के 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको 249 में मिल जाते हैं। तो ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, आप जिसमें भी चाहें एनरोल कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट या क्वेरी है तो अगेन यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो CSET का लाइव क्लासेस तो नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस का जो बैच है, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 4 जनवरी से ये बैच शुरू हुआ है। तो सिर्फ 999 में बैच अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हो गया है। और अगर आप आज इसका एनरोल करते हैं तो 40% आपको ऑफ भी मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाके आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपको प्ले स्टोर में ऐप नहीं मिलता है तो अगेन व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको इसका APK लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि अगर आपको इंटरनेट का थोड़ा सा आपके पास रेस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं ऐप के थ्रू। बाकी जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और आपको अगर कुछ भी नया आप सीख रहे हैं, है ना, या आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस तरीके से कि ये सेशंस लंबे समय तक यूट्यूब पर चल पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।